हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सही हैं? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए, स्वस्थ और खुश भी होना चाहिए। आज हम फिर बजट के बारे में ही बात करेंगे। बजट के बारे में हम बात करेंगे वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, बैंकिंग में क्या सुधार किए गए हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सार्वजनिक बैंकों में सुधार। क्या? सार्वजनिक बैंकों में सुधार। इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा? 10 बैंकों में 4 बैंकों, यानी कि 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया। कितने बैंकों को? 10 बैंकों को 4 बैंकों में। 3,50,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान, पूंजी भी दी गई इनको। सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता लाने तथा बेहतर पेशेवरवाद के लिए शासन में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा कि ये भी सुधार किया गया है। क्या? जो सार्वजनिक बैंक हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी, साथ ही साथ उनका बेहतर पेशेवरवाद, जिस तरीके का वहाँ पे कार्य किया जाता है उसमें सुधार, शासन में सुधार लाने पर जोर रहेगा। ये बात भी हमारे बजट में कही गई। कई सार्वजनिक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या कहा है इसमें? कि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक बैंक हैं जिनको अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पूंजी जुटाने के लिए, पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए, कि उनकी पूंजी बाजार तक पहुंच हो, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इससे होगा क्या? उनको अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति होगी पूंजी बाजार में जाने से। जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम। क्या है? जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी नियम DICDC ने जमा बीमा के दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है। पहले क्या थी? कोई भी अपना पैसा कितना जमा कर सकता था? 1 लाख जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम में, परंतु अब कितनी कर दी गई है सीमा? 5 लाख। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं बजट से। वनडे एग्जाम्स वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछ देते हैं। कथन कारण के भी आजकल सभी एग्जाम्स में पूछने लग गए हैं। तो अब कुछ ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये अनइम्पोर्टेंट है। क्या पता जो हमें अनइम्पोर्टेंट लग रहा हो वो उनको इम्पोर्टेंट लगे। जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी, यानी कि जो वहाँ पे कार्य करने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, ऑल ओवर सभी चीज़ों की निगरानी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी। बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरण। आप देखते हैं ना, गाँव स्तर पर सहकारी बैंक होते हैं, यहाँ आप शहर में भी दे सकते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरण, इसके तहत क्या किया जाएगा? पेशेवरवाद में वृद्धि, जो वहाँ पर कार्य करने के तरीके हैं, पेशेवरवाद है, उसमें वृद्धि की जाएगी, उसके तरीके में सुधार किया जाएगा। पूंजी तक पहुँच में आसानी। क्या? पूंजी तक जो पहुँच है सहकारिता बैंकों में, सहकारिता बैंकों के तहत पूंजी तक पहुँच में आसानी। शासन में सुधार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ठोस कारोबार के लिए निर्देश। क्या है? शासन में सुधार तथा RBI, यानी कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, एक केंद्रीय बैंक। कौन सा है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ठोस कारोबार के निर्देश, ठोस मजबूत कारोबार के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? ऋण वसूली के लिए NBFC की पात्रता सीमा घटाई गई है। क्या? NBFC की पात्रता सीमा घटाई गई है। किसके लिए? बेसिकली ऋण वसूली के लिए। कितनी घटाई है? 500 करोड़ रुपए से अब 500 करोड़ रुपए से घटा दी गई है अब। और अब 1 करोड़ रुपए से 50 लाख तक का ऋण, पहले 1 करोड़ ही था कि आप 1 करोड़ ही ले सकते हैं, परंतु अब 50 लाख तक का छोटा ऋण भी ले सकते हैं। तो सीमा घटा दी गई है, अब 500 करोड़ कर दी गई है। और 1 करोड़ से 50 लाख, पहले 1 करोड़ ही ले सकते थे, अब
50 लाख तक भी आप ले सकते हैं, तो सीमा घटा दी गई है। और ये NBFC क्या होते हैं? ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। बैंक नहीं होते परंतु बैंक की ही तरह कार्य करते हैं। ये सारे टर्म अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। पॉलिटी के बाद या पॉलिटी के साथ साथ ही अर्थव्यवस्था के लेक्चर भी शुरू कर दिए जाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया करेगा। बजट में जब ये टर्म आया करेंगे ना, अब जब तक आप पेपर क्लियर नहीं करते तब तक तो आपको बजट पढ़ना ही पड़ा करेगा, और ये टर्म हर बार आया करेंगे। तो आप एक बार अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो ये टर्म आपको आसान लगेंगे और समझ में आएंगे कि हाँ, किस चीज़ में सुधार की बात की जा रही है। बैंकिंग प्रणाली में निजी पूंजी। क्या? बैंकिंग प्रणाली में जो निजी पूंजी होती है उनका निवेश को भी कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली में किस तरीके से निजी पूंजी आएगी। सरकार स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा IDBI बैंक है ना, IDBI, तो सरकार स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा IDBI बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी जो उसके कौन से बैंक में? IDBI बैंक में जो सरकार की हिस्सेदारी है उसको निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को बेचेगी। क्या करेगी? उसको निजी, खुदरा और संस्थागत जो निवेशक हैं उनको बेचेगी। किस लिए बेचेगी? जिससे द्वारा बैंक में निजी पूंजी, क्योंकि संस्था है कोई, वो पैसे लगाएगी तो वो अपने निजी पैसे ही तो लगाएगी, वो उसका अपना पैसा होगा। तो यही बात कही गई है कि सरकार निजी पूंजी के इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग प्रणाली में निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को अपने शेयर बेचेगी IDBI बैंक के। रोजगार के दौरान आवागमन में आसानी। अगर आपको रोजगार करना है तो उसमें आसानी हो, उसके आवागमन में आसानी हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा में स्वतः प्रवेश, धन की सुरक्षा हेतु अंतर संचालनीय प्रणाली, ये दोनों सुधार किए जाएंगे। किसके लिए? रोजगार के दौरान आवागमन में आसानी के लिए। भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण में संशोधन किया गया है। अब संशोधन जो किया गया है उसके तहत क्या सुधार किए गए हैं? PFRDI की नियामक भूमिका को मजबूत किया जाएगा। PFRDI से सरकार कर्मचारियों के लिए क्या है? यही है भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो PFRDI से सरकार कर्मचारियों के लिए NPS ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान करेगी। हमने देखा भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण में संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन करके क्या सुधार किए हैं? PFRDAI, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। किसकी? भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण की। तो इसकी भूमिका को मजबूत किया जाएगा। जो वर्तमान समय में इसकी भूमिका है उसमें मजबूत किया जाएगा और मजबूती प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ सरकार कर्मचारियों के लिए NPS ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा करेगी। NPS ट्रस्ट अलग कर दिया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे अलग जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, देखिए, सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, यानी कि उनके लिए पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। किनके लिए? जो सरकारी कर्मचारी से अलग जो कर्मचारी काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान है, परंतु अब क्या कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों से अलग जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। ये सब किसका के तहत किया जाएगा? भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण के तहत ये सारे कार्य किए जाएंगे। घटक नियमन अधिनियम 2011, पहले बात तो ये याद रखिए कि यह अधिनियम कब का है? 2011। घटक नियमन अधिनियम 2011 के में संशोधन किया गया। अब संशोधन करके क्या किया गया है? TREDS, क्या? TREDS के माध्यम से MSME, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं ना, हमारे छोटे लघु उद्योग हैं, उन्हीं को MSMEs बोला जाता है। MSME
क्या, MSME बोला जाता है हमारे छोटे मध्यम लघु उद्योगों को। जो आप देखते हैं ना, घर पे भी कुछ काम शुरू कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, मध्यम लघु उद्योगी तो होते हैं। घर में भी शुरू कर लिए, छोटी सी जगह में शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी जगह की उन्हें ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी जगह होगी तभी वो उद्योग लग सकता है, नहीं, वो छोटे छोटे जगह में भी शुरू किए जा सकते हैं। तो उन्हीं के लिए क्या है, बैंकों द्वारा MSMEs के उद्यमियों के लिए सहायक ऋण प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। किसके को ऋण प्रदान करने के लिए, लघु मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए सहायक योजनाएं बनाई गई हैं। अब वो क्या योजनाएं हैं, इसे अर्ध प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा। अब जो ये होगा इसको अर्ध प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा। प्रतिभूतियां क्या होती हैं, अर्ध प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ये सब हम यहाँ सिर्फ बजट रिलेटेड देख रहे हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। सब अर्थव्यवस्था के टर्म में, एक बार आप अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे तो जो हमारे बजट का ये पोर्शन होता है वित्तीय बाजार से संबंधित और राजकोषीय से संबंधित, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो जैसे ही पॉलिटी के लेक्चर हम शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले पार्लियामेंट चल रही है, फिर पॉलिटी अब शुरू होने वाली है, आपको लेक्चर मिलने लगेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। तो इसे अर्ध प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से पूरी गारंटी होगी। किसके माध्यम से होगी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से। सरकार द्वारा तदनुसार CGTMSE के लिए धन जुटाया जाएगा। ये बहुत सारी टर्म आती हैं, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था में क्लियर हो जाएंगी। RBI द्वारा MSME की ऋण की पुनर्संरचना की जाएगी। जो ऋण की संरचना थी अब उसको दोबारा गठित किया जाएगा कि कितने ऋण दे सकते हैं, कितने स्तर तक ऋण दिए जा सकते हैं, उनकी ब्याज दर क्या होगी, सब कुछ, यानी कि RBI द्वारा MSME की ऋण पुनर्संरचना की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, हेतु विंडो को 31 मार्च तक 1 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके लिए MSME की ऋण पुनर्संरचना के लिए जो विंडो होती है, खिड़की, एकल खिड़की सिस्टम, ये सब होता क्या है, सब अर्थव्यवस्था के टर्म है। तो हेतु विंडो को 31 मार्च तक 1 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाया जाएगा, 31 मार्च तक। अब तक 5 लाख से अधिक MSME को अब तक 5 लाख से अधिक MSME को इसके तहत लाभ मिल गया है। कितने MSMEs को मिल गया है, 5 लाख। MSME के लिए ऐप आधारित इनवॉइस, क्या है, MSMEs के लिए एक ऐप आधारित इनवॉइस की सुविधा की जाएगी। फाइनेंसिंग लॉन्च प्रोडक्ट की शुरुआत, भुगतान में देरी की समस्या को हल किया जाएगा। जो भी भुगतान में देरी की समस्या होती है इस इनवॉइस के द्वारा कहीं ना कहीं उनमें कमी भी आएगी। MSME का निर्यात संवर्धन, यानी कि जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्यात अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, भेषज, मोटर वाहन, पुर्जों तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए इसमें काम किया जाएगा। जो ये हमारा क्या है, MSME का निर्यात संवर्धन किन तरीकों से किया जाएगा, तो ये तरीके वो हैं भेषज, मोटर वाहन, पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए एक्सिस बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। ये सब काम किस के लिए किए जाएंगे, ताकि MSME का निर्यात बढ़े। प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि में सहायता। साथ ही साथ अब वित्तीय बाजार देखिए, ये हमने क्या देखा, वित्तीय क्षेत्र देखा। वित्तीय बाजार क्या, बॉन्ड होते हैं जिसमें शेयर होते हैं, वो वित्तीय बाजार होता है। वित्तीय बाजार में क्या किया जाएगा, बॉन्ड बाजार को सशक्त बनाना। ये भी सब, बॉन्ड क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ये सब अर्थव्यवस्था के टर्म हैं, अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। जब आप अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। अभी सिर्फ आप प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस में भी अगर कुछ लिखना पड़े कि किस तरीके का बजट है या क्या प्रावधान है, कुछ योजनाएं बजट में लॉन्च की जाती है जिनके बारे में मेंस में पूछ लिया जाता है कि उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, तो आप अभी सिर्फ बजट इस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इनमें तो हमारे राजकोषीय, जब हम देख रहे थे राजकोषीय प्रबंधन देख रहे थे, अब वित्त से रिलेटेड, तो इसमें अर्थव्यवस्था के टर्म तो आएंगे ही।
बॉन्ड बाजार को सशक्त बनाना, क्या बॉन्ड बाजार को सशक्त बनाना, कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोला जाएगा, कि कुछ सरकारी जो प्रतिभूतियां जो सिर्फ हमारे देश के निवासियों को, नागरिकों को मिलती हैं, अब उनको क्या किया जाएगा, गैर निवासी निवेशक यानी कि जो हमारे देश में निवेश नहीं करते हैं उनके लिए भी खोला जाएगा। साथ ही साथ कॉरपोरेट बैंक, हमने क्या कहा, हमने अब देख लिया है वित्तीय क्षेत्र, और हम बात कर रहे हैं वित्तीय बाजार की। यही बात कर रहे हैं ना कि वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार होता क्या है, ये क्या क्षेत्र है, सब अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसके लिए तो आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी ही पड़ेगी। तो बॉन्ड बाजार को सशक्त बनाना है। बॉन्ड बाजार को सशक्त बनाने के लिए क्या करना है, कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों, किसके लिए, गैर निवासी, शब्द देखिए, गैर निवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोला जाएगा। साथ ही साथ कॉरपोरेट बॉन्डों में FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों अर्थव्यवस्था के शब्द हैं। फिर कह रही हूँ इन शब्द के लिए ये वित्तीय बाजार, वित्तीय क्षेत्र, राजकोष, इन सब में अर्थव्यवस्था से संबंधित ही टर्म आते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो कॉरपोरेट बॉन्डों में FPI की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। बस आप ये देख लीजिए किस चीज़ के लिए कितना आवंटित किया गया है, कितना परसेंट बढ़ाया गया है और क्या किया गया है। बस बाकी जब हम अर्थव्यवस्था देखेंगे तब ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे, किसको FPI बोला जाता है, कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, या बॉन्ड किसे कहते हैं, सब। तो कॉरपोरेट बॉन्डों में FPI की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। चलिए फिर इस लेक्चर में इतना ही। 1-2 लेक्चर रेल से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है और एनवायरनमेंट के लिए क्या बातें की गई हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बजट में कहे गए हैं, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए, पूरा खा जाएंगे। धन्यवाद।